हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए फिर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिंदी 2025 का जो पेपर हुआ था और सेट नंबर कौन सा है 801 बीसी वाला सेट है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सारे एमसीक्यूज लगाएंगे और देखिएगा कि आपका कितना सवाल सही है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन बड़े डिटेल से हम लोग समझेंगे और आप लोग मैच भी करिएगा कितने सवाल आपने सही किए हैं। और जो बच्चे अब इस बार नया परीक्षा 2026 जो बोर्ड देने वाले हैं वो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारा पेपर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखो भाई, हमारा जो सवाल है पहला नंबर खंड आ हमको मिलता है कौन सा, बहुविकल्पीय प्रश्नों का, जिसका टोटल संख्या 20 क्वेश्चन होंगे और 20 आपको नंबर इसके मिलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कराते हैं कि हाँ एमसीक्यूज तो कम से कम पूरे सही करके आओ ही, है ना। चलो भाई, सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 पहला क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में सवाल दिया है बेटा। सवाल यहाँ पे दिया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इसकी रचना विधा क्या है। तो रचना विधा कौन सी है, ये आत्मकथा विधा की रचना है। अब याद रखेंगे, अगर ये आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं तो किसकी है, तो याद रखेंगे किसकी है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। किसकी रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है, क्या भूलूं का याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर, ये भी इन्हीं की रचना है। कई सारे सेट में नीड़ का निर्माण फिर पूछा गया और इसमें पूछा गया है क्या भूलूं का याद करूं। क्लियर है, आराम से समझ में आ रहा है एक एक क्वेश्चन। चलिए भाई, इसको आपने सही कर लिया तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दिया है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है। लिखी कागज कोरे के रचना के लेखक कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू में डाला था तो आपको इसको जरूर देखना है। ठीक है, चलो देखो, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है भैया, तो ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अब इनकी और सारी जो रचना आपसे पूछी जाती है, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, ये दो इंपॉर्टेंट रचना की और है जो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल में पूछी जाती है। कौन कौन सी बताई मैंने, एक तो लिखी कागज कोरे, दूसरी माटी हो गई सोना और तीसरी बाजे पायलिया के घुंघरू। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, कौन सी है रामचंद्र शुक्ल की रचना, त्रिवेणी है। इसके अलावा विचार वीथी है, रस मीमांसा है, 11 वर्ष का समय है, जयद्रथ का वध है। ये सारी रचनाएं इनकी पूछी जाती है तो इसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी मैंने बताई, त्रिवेणी के बाद रश्मिमांसा, ये भी इन्हीं की रचना है, रश्मिमांसा। और कौन सी है, जयद्रथ वध है। कौन सी है बेटा, जयद्रथ वध है। और कौन सी है, 11 वर्ष का समय। कौन सी रचना है इनकी, 11 वर्ष का समय, ये भी इन्हीं की रचना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा था, परीक्षा गुरु। कौन सा है, परीक्षा गुरु है। अब परीक्षा गुरु किसकी रचना है, तो याद रखेंगे ये किसकी रचना। सबसे पहली बात तो याद रखो कब प्रकाशित हुआ, तो 1882 में है। किसकी है, लाला श्रीनिवास दास की। किसकी है, लाला श्रीनिवास दास। क्लियर, किसकी है ये, लाला श्रीनिवास दास की है। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भैया इसको मिटाना पड़ेगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ रहेगा। आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल देखो, 4 कर लिए, 5वां सवाल देखो। सवाल पूछा गया है जहाँ पे, सवाल क्या है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है। शुक्लोत्तर युग के लेखक रामकृष्ण राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है यहाँ पे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इसके अलावा और कौन है, तो आगे भी है। कौन है, आगे भी यही है। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा इला चंद्र जोशी, और कौन है, इला चंद्र जोशी, ये भी किसके हैं, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। याद रखेंगे नाम, तो याद रखना भैया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मतीराम। मतीराम के अलावा और कौन कौन से है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि, केशव दास हैं। और कौन है, कवि देव हैं। तो तीनों का नाम आपसे बराबर इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कवि देव किस युग के लेखक हैं, तो किस काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। याद रहेगा ना, वेरी गुड। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, है ना। स्क्रीनशॉट लेते चलोगे तो आराम रहेगा। क्यों आराम रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तुमको लिख लेने हैं कॉपी में। ठीक है, चलो अगला भैया 7वां नंबर सवाल, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। मतलब पूछा जा रहा है जो रीतिकालीन कवि थे उसने किस भाषा को यहाँ पे, इस भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था।
अवधी भाषा, भाई अवधी भाषा तो कहाँ चलती है, हमारे यूपी के पूर्वी क्षेत्रों में चलती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में। उसके बाद है खड़ी बोली, या उसके बाद है ब्रज भाषा, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रज भाषा कौन सी हिंदी में आती है, तो पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रज भाषा। याद रहेगा ना नाम, वेरी गुड। चलो अगला सवाल है, छायावादी युगी कवि हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस, राधा कृष्ण दास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। छायावाद पूछा है, छायावाद युगीन कौन है, महादेवी वर्मा। इसके अलावा और कौन कौन है, रामचंद्र शुक्ल, जिसको हम लोग शुक्ल युग कहते हैं, उसी को हम लोग छायावाद युग भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन है, जयशंकर प्रसाद है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके अलावा और कौन है, प्रेमचंद्र भी हैं। तो इन सबके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल है, कनुप्रिया के रचयिता कौन है? तो देखो याद रखना, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, ये सभी किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, उसके अलावा चांद और टूटे हुए लोग, ये भी इनकी रचना है, ठीक है, चांद और टूटे हुए लोग। क्लियर। चलो भाई अगले सवाल पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा, चलो आ जाओ अगले सवाल पे। कनुप्रिया वाला हो गया, आगे बढ़ो। नई कविता युग के लेखक कौन है? सवाल है नई कविता युग के लेखक कौन है? तो कौन है भैया, शमशेर बहादुर सिंह। और इसके अलावा कौन है, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। कई बच्चों ने केदारनाथ नाम देखा और तुरंत टिक कर दिया, लो केदारनाथ। भैया अग्रवाल लिखा है, ध्यान से देखो, सिंह नहीं लिखा है। केदारनाथ सिंह है और शमशेर बहादुर सिंह है, दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यदि मान लो इसके अलावा और पूछा जाता है तो याद रखना मुक्तिबोध भी है। कौन है, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, और इसके अलावा कौन है, मुक्तिबोध है। कौन है, मुक्तिबोध है। इनका नाम भी याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो जी अगला सवाल। कई बच्चे सोच रहे होंगे नई कविता ये है, नई कविता एक कोई रचना है बेटा, नई कविता युग लिखा है। देखो क्या लिखा है, नई कविता युग के लेखक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यदि मान लो धर्मवीर भारती ऑप्शन में रहे तो याद रखना धर्मवीर भारती भी टिक कर देना, क्योंकि ये भी है, ठीक है, धर्मवीर भारती भी है। क्लियर है। चलो अगले सवाल पे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ओके चलो नेक्स्ट देखो, 10 नंबर हम लोगों ने देखे कि हमारे हिंदी गद्य पद्य से थे। अब यहाँ पे जो बाकी के 10 क्वेश्चन हैं इसमें वो हैं आपके ग्रामर के। ज़रूरी नहीं बेटा, पहले ही सुन लेना कि 10 क्वेश्चन आपको ग्रामर से मिलेगा, 10 आपको गद्य पद्य से मिलेगा। नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है ना। चलो सवाल है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भैया हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, लेकिन जो शोक होता है बेटा ये किसका स्थायी भाव है? ये करुण रस का स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अगला सवाल दिया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, क्या व्यक्त की जाए? संभावना। तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है उपमेय क्या चीज होती है? तो उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिस वस्तु से किसी चीज की तुलना की जाए। तो जिस वस्तु से तुलना की जा रही वो उपमान, जिसकी तुलना की जा रही वो उपमेय होता है, याद रहेगा। और अगर पूछे दोनों में संभावना व्यक्त की जाए तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला सवाल है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्रा होती है? तो भैया सोरठा के द्वितीय चरण में 13 मात्रा होती है। कैसे? मैंने आपने बताया था कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। बताया था कि नहीं? तो बस याद रखिए इसका आंसर, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए कि सोरठे का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो याद रखेंगे सोरठे का उल्टा कौन सा छंद होगा? दोहा होता है। सोरठे का उल्टा दोहा होता है। क्लियर। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है दोहा में, लेकिन सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। याद रहेगा ना, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका, जिसका लेना हो, है ना। जो बच्चे 9th में है और 10th में गए हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक आइडिया मिलेगा बेटा कि पेपर हमारा कैसे आता है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो देखो भैया उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? शब्दों के आगे लगता है ना। शब्दों के आगे जुड़कर ये नए शब्द बनाता है, पुराने शब्दों में परिवर्तन करता है ना। तो यहाँ पे देखो उपसर्ग में आगे कौन सा लगा है? उप लगा है। क्या हो जाएगा आंसर? उप हो जाएगा।
समझ गए। यदि उपसर्ग को हटा दिया जाए तो बचे हुए शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। सोच रहे हो कि मैम शब्द में आगे तो ऊ लगा है फिर पा लगा है, तो ऊ नहीं हो सकता क्या उपसर्ग? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ऊ को हम हटा दें तो क्या बचा? पहाड़। तो पहाड़ का कोई अर्थ नहीं होता। वो उपसर्ग हटा दो, जो बचा हुआ शब्द है यदि उसका अर्थ निकले तो हटाया गया जो शब्द है वही उपसर्ग माना जाता है। जैसे यहाँ हमने ऊ हटाया तो क्या बचा? पहाड़। तो ऊ यहाँ उपसर्ग नहीं होगा। लेकिन अगर उप हटा दे तो क्या बचा? हार। तो हार माने दो होता है, एक तो गले का हार होता है और एक हार जीत वाला हार होता है, युद्ध में हारोगो, है ना। तो ये उप हटा दो तो ये बचा हुआ शब्द का अर्थ निकला, तो जो हटाया गया शब्द है वो उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है उपसर्ग में। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको कई बार बताया, जहाँ पे भी संख्या आ जाए, जैसे कि यहाँ लिखा हो चौपाई, क्या लिखा है? चौपाई लिखा है ना। चौराहा लिखा है, ठीक है। पंचवटी लिखा है, या फिर आपका दिया है मान लो नवरात्रि, है ना। तो यहाँ पे सब देखो आगे संख्या आ रही है कि नहीं? यहाँ 9 आ रहा है, पंच यहाँ 5 आ रहा है, चौराहा यानी 4 आ रहा है, या चौपाई यानी 4 आ रहा है। तो ऐसे जो नंबर आ जाए तो कौन सा समास होता है? हमेशा द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है ओष्ठ का तद्भव। तद्भव माने होता है हिंदी। तो ओष्ठ का तुमसे हिंदी पूछा गया तो ओष्ठ का हिंदी क्या हो जाएगा? ओठ हो जाएगा। बहुत सरल सरल से क्वेश्चन थे। यदि आपने समझा होगा तो आंसर सब आराम से कर लिया होगा, नहीं समझा होगा तो यही चीज़ें कठिन हो जाती हैं। इसलिए कह रहे हैं शुरुआत से ही जुड़े रहो, क्योंकि अभी आपका अनसॉल्व जो हमारा पेपर हुआ है उसका सलूशन करा रहे हैं। उसके बाद तुरंत ही हमारा जैसे रिजल्ट निकलता है उसके अभी थोड़े दिनों बाद से आपका नया सेशन भी चालू हो जाएगा। तो आपको उसको भी रेगुलरिटी से वीडियोस को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल को नहीं देखा है तो, नहीं सब्सक्राइब किया है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद है, और हर एक चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है युष्मत शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप क्या है? ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज क्वेश्चन कराया था। इसका आंसर क्या था? त्वयी था। बोलो त्वयी था कि नहीं था? अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? नेक्स्ट, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन में ले आते हैं। छात्र विद्यालय में खेलते हैं, इसका कर्मवाच्य तुम्हें बताना है। तो जब बताया था कर्मवाच्य यानी कि एक्टिव पैसिव जैसा, और एक्टिव पैसिव में क्या लगाते हैं? कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बाई लगता है, द्वारा लगता है, यानी वो सेंटेंस सही होगा जहाँ द्वारा लगेगा, पर उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो लिखा छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, नहीं, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी द्वारा आ जाए, है ना, जहाँ पे कर्म जो है पहले आ जाए तो वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? अव्यय पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, ये हमारे थे 20 के 20 MCQs, और उम्मीद है कि आपको सारे MCQs सही किए होंगे। सॉरी बेटा, तो आपने जो है सारा, उम्मीद है कि पेपर में हर एक क्वेश्चन आपने सही किया होगा। भाई मेहनत तो मैंने आपके लिए बहुत की थी, पर उम्मीद है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है, और भगवान से प्रे करेंगे बढ़िया रिजल्ट आए, और आगे भी हम लोग तैयारी करेंगे अब। और जो बच्चे अब इस बार 10th में आ रहे हैं और 2026 में उनको बोर्ड परीक्षा देनी है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया है, पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ये चैनल यहाँ तक पहुँचा। इसको आगे भी ग्रो कराना है, आप सभी को आगे भी इसको बढ़ाना है, ताकि आप बच्चों के लिए हम लोग बढ़िया से कंटेंट लाते रहें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।